हेलो स्टूडेंट्स, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में आपका स्वागत है। पिछले अपन ने वीडियो लेसन में ये देखा था कि सम बेसिक टर्म्स जो हमारे अकाउंट्स में काम आती हैं उनका अध्ययन हमने किया था। आज उसी की सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं और कुछ और सम बेसिक टर्म्स देखने जा रहे हैं जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। इसको आप एक बार उतार लें। नंबर 1 है गुड्स, सेकंड स्टॉक, थर्ड इनकम, फोर्थ रेवेन्यू, फिफ्थ गेन, सिक्स्थ प्रॉफिट, सेवन्थ एक्सपेंडिचर, फिर लॉस, एट्थ बैड डेट्स और ये डिस्काउंट। जनरली ये बेसिक टर्म्स डेली हमारे रोज़मर्रा के यूज़ में काम भी आती हैं और बोलने में भी आती हैं। इनका कोई ऐसा विशेष अर्थ तो इसमें यहाँ है नहीं, लेकिन अकाउंटिंग भाषा में इनको बेसिक टर्म्स कहा जाता है जो जनरली बार बार में ये यूज़ में आती हैं। तो इनके लिए हमें जानना भी ये ज़रूरी है कि ये क्या है। तो सबसे पहले हम लेकर के चलते हैं गुड्स को। यहाँ गुड्स क्या कहलाएगा? सबसे पहले हम जब ओनर और जो प्रोप्राइटर है बिजनेस में जब कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसके बाद सेकंड काम क्या होता है? माल को परचेज़ करना होता है, गुड्स को परचेज़ करना होता है। और वो भी क्यों करना होता है? तो जब वो बिज़नेस कर रहा है तो जब माल हम परचेज़ करेंगे उसी को हम आगे जा कर के बेचेंगे, प्रॉफिट में बेचेंगे। ये तो है नहीं कि जिस कॉस्ट में हम लाएं उसी कॉस्ट में हम उसको बेचें। तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है? गुड्स। उसी गुड्स से कुछ गुड्स रेडीमेड लाते हैं, कुछ गुड्स हम रॉ मटेरियल लाते हैं। रॉ मटेरियल के बाद हम उसको फिनिश्ड गुड्स का मतलब तैयार माल, रॉ मटेरियल लाते हैं, उसको हम फिनिश्ड गुड्स तक तैयार करते हैं उस रॉ मटेरियल से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फिनिश्ड गुड्स बोलेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए गुड्स कहलाएगा। रॉ मटेरियल भी गुड्स है। तो हम माल क्यों परचेज करते हैं? बेचने के लिए। और बेचने से हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। क्योंकि हम प्रॉफिट पे ही माल बेचेंगे, जब भी हमारे को बिजनेस करने का फ़ायदा, नहीं तो कोई फ़ायदा ही नहीं है कि हम जिस कॉस्ट पे माल को परचेज़ कर रहे हैं, गुड्स को परचेज़ कर रहे हैं और उसी कॉस्ट पे अगर हम बेचते हैं तो फिर बिज़नेस करने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि बिज़नेस जो प्रोप्राइटर बिज़नेस किस लिए करता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से ही वो बिज़नेस को करता है, बिज़नेस चालू करता है। तो हम यहाँ देखते हैं गुड्स। तो यहाँ गुड्स आप लिख लो। नंबर 1 परचेजेस, नंबर 2 परचेजेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये ओपनिंग स्टॉक, और हमारा ये क्लोजिंग स्टॉक। तो गुड्स क्या हो गया? एक तो परचेजेस जो हमने माल खरीदा, ये मैंने आपको पिछले लेसन में बताया था। परचेज रिटर्न क्या हो गया? जब जो माल खरीदा और उसमें से अगर ख़राब निकला और हमने उसको रिटर्न कर दिया तो क्या कहलाएगा? परचेजेस रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। सेल्स जो माल हमने बेचा, जो खरीद के लाए हैं, और जो हमने बेचा उसमें से मान लो अगर कोई माल ख़राब चला गया, बिकने में चला गया और वापस वो लौट करके इन्वर्ट होकर के आ गया तो उसको क्या बोलेंगे? सेल्स रिटर्न। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था रिटर्न इनवर्ड। ओपनिंग स्टॉक, जब कोई माल बिकने से रह गया तो साल के अंत में मान लो कोई माल बिकने से रह गया तो अगले साल वो हमारे लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो साल के एंड में तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। साल के एंड में तो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और साल के अगले दिन मान लो कोई बिजनेसमैन अपना फाइनेंशियल ईयर क्या मान के चलता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। और एक फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो जब ये अकाउंट क्लोज करते हैं लास्ट डे ऑफ द ईयर, तो वो तो क्या कहलाएगा? जिस दिन लास्ट डे ऑफ द ईयर अगर कोई स्टॉक पड़ा है तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट डे वो क्या हो जाएगा? आपका ओपनिंग स्टॉक वो कहलाएगा। तो एक मैं आपको ये और बता दूं, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है ये और आप लिख लो।
1 अप्रैल टू 31 मार्च और 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। तो ये 2 फाइनेंशियल ईयर हो गए। फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? एक लेखांकन अवधि, यानी एक फाइनेंशियल पीरियड का 12 महीने से मतलब है। हमारे यहाँ इंडिया में 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो ये फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, और दूसरा एक 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और हमारे जो व्यापारी हैं पुराने, कोई दिवाली से दिवाली लेकर के भी चलता है। तो ये एक 12 महीने का पीरियड होता है जिसे फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। लेकिन बिजनेस में जो जनरली चलता है वो क्या चलता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो 31 मार्च को अगर कोई माल बिकने से रह गया तो वो क्या कहलाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। और नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को तो वो क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो इस तरीके से गुड्स में हमने देखा कि क्या क्या गुड्स में हुआ। परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, सेल्स हुआ, सेल्स रिटर्न हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ और क्लोजिंग स्टॉक हुआ। तो सेकंड आपका क्या है? स्टॉक है। सेकंड स्टॉक। तो स्टॉक भी मैंने आपको बताया 2 तरीके का हो गया। एक तो ओपनिंग स्टॉक और दूसरा हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। एक तो ओपनिंग स्टॉक हो गया और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो स्टॉक 2 तरीके का होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। तीसरा है आपका इनकम। देखिए, इनकम किसको बोलेंगे? टोटल हमारी जो रेवेन्यू होती है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर दें तो इनकम क्या होगी? आप लिख लो, इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस। तो इनकम इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इससे पहले इनकम को समझने से पहले रेवेन्यू समझ लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो हमारे रेगुलर वे में जो इनकम हमें मिलती रहती है, रेगुलर वे में हमें मिलनी चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? रेवेन्यू। जो नियमित रूप से हमें इनकम होती रहे, नियमित रूप से हमारे को रिसीव्ड होती रहे कोई भी इनकम, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी? रेवेन्यू कहलाएगी। और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं कि उस रेवेन्यू को कमाने के लिए जो भी हम खर्चा करते हैं, तो मान लो हमने कोई मशीनरी या कोई हमने बिल्डिंग खरीदी, हमें ये पता है कि इस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमें इस बिल्डिंग की आवश्यकता है कि उसकी वजह से हम ये इनकम कमा ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे लिए वो बिल्डिंग पे जो हमने खरीदी, जो खर्चा किया, वो हमारा क्या हो गया? एक्सपेंसेस हो गया। तो यानी कोई भी माल, कोई भी गुड्स और कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए हम कोई भी एक्सपेंडिचर करते हैं, या यूं कह लो कोई भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम जो खर्चा करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम कोई भी जो खर्चा करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो यहाँ पर इनकम का मतलब क्या हुआ? हमारी जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू का मतलब हमें कुल प्राप्त राशि कितनी हो रही है और वो रेगुलर वे में हमारे पास इनकम आती रहनी चाहिए, जभी तो बिजनेस चलाएंगे। लेकिन जो इनकम आती रहती है उसमें हम लोन और कैपिटल जो प्रोप्राइटर हमें देता है, क्योंकि वो भी हमारे पास इनकम आती है, तो आप ये कह सकते हो कि सर उसको रेवेन्यू में क्यों नहीं शामिल किया और लोन को क्यों नहीं शामिल किया? तो इनको हम रेवेन्यू नहीं मानते हैं, ये तो हमें वापस उनको देनी है, तो ये हमारे लिए रेवेन्यू नहीं कहलाएगी। तो रेवेन्यू क्या है कि जो हमें जनरल वे में जो हम बिजनेस चला रहे हैं एक नियमित रूप से कंटिन्यू आनी चाहिए, तो वो तो आगम, हिंदी में आगम बोलते हैं, इंग्लिश में उसको रेवेन्यू बोलेंगे। और उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए हम जो भी खर्चे करते हैं, तो कोई भी प्रोडक्शन या सेवाओं की लागत को, कॉस्टिंग को, तो लागत का मतलब क्या हुआ? जब हमें पता है कि इस रेवेन्यू को प्राप्त जनरेट करने के लिए हमें ये खर्चे करने, तो हम क्या करेंगे? वो खर्चा करेंगे, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा? एक्सपेंसेस हो जाएगा। तो यहाँ रेवेन्यू हो सकता है हम सेवाएं भी दे रहे हो सकता है हमें रेंट मिल रहा हो, डिविडेंड मिल रहा हो, इंटरेस्ट मिल रहा हो,
तो उससे भी हमारी इनकम हो रही हो। कुछ हम सेवाएं दे रहे हैं, कुछ मान लो हमने कोई माल का विक्रय कर दिया, गुड्स सेल्स करा, हमने सेल ऑफ गुड्स करा, उससे हमें जो इनकम हुई, हमें जो राशि मिली, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू कहलाएगी। और इन सब को पाने के लिए हमने जो भी खर्चे किए वो हमारे एक्सपेंसेस हो गए। तो यहाँ रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, इनकम आपका कहलाएगा। तो ये इनकम भी हो गया, ये रेवेन्यू भी आपका हो गया। अब गेन क्या है, तो रेवेन्यू का मतलब जैसे सपोज आपने 5 लाख की कोई बिल्डिंग खरीदी और उसको बेच दिया आपने, 4 लाख की उसकी कॉस्टिंग थी, तो 1 लाख रुपए हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। या यूँ कह लो कि हमने माल, टोटल माल हमारा 5 लाख का था और 4 लाख में हमने उसको बेच दिया, हमारी उस माल की कॉस्टिंग कितनी थी, 4 लाख, तो 1 लाख हमारी क्या हो गई, रेवेन्यू हो गई। यहाँ पर अब गेन, तो गेन का मतलब भी यही होता है, गेन का मतलब भी लाभ से ही मतलब है। तो अगर कोई गेन का मतलब कोई हमने ट्रांजैक्शन किया और उससे हमें कोई प्रॉफिट हुआ, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। जैसे 10 लाख की हमने कोई चीज़ खरीदी और उसको 12 लाख में बेच दी, 12 लाख में, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया, एक लेने वाला हो गया और दूसरा देने वाला हो गया। तो यहाँ पर जो ये 2 लाख का जो हमने ज़्यादा बेचा माल या जो भी आपकी चीज़ है 10 लाख की वैल्यू की, उसको हमने अगर 12 लाख में बेच दिया, जिसकी कॉस्टिंग 10 लाख है उसको 12 लाख में बेच दिया, तो 2 लाख हमारा क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, गेन कहलाएगा। प्रॉफिट हम किसे बोलेंगे कि एक फाइनेंशियल ईयर में हमारे जितनी भी इनकम है वो अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, जो हमने साल भर में खर्चे किए उससे ज़्यादा अगर हमारी इनकम है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। साल भर में, ये आप ध्यान रखना, अगर एक साल में जितने भी हमें जो रिसीव्ड हुई है वो अगर एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता ही दिया कि माल, गुड्स और प्रोडक्शन करने के लिए कोई भी माल को हम जब परचेज करते हैं तो उस पर जो भी खर्चे होते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। या जो भी रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम उस पर कोई भी खर्चा करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। लॉस यहाँ पर 2 तरीके के होते हैं। तो यहाँ लॉस 2 तरीके के कैसे हो गए, देखो लॉस, एक तो वो लॉस होता है कि जैसे खर्चे ज़्यादा हो गए, हमारी इनकम कम हो गई, तो एक तो वो लॉस हो गया। दूसरा लॉस ऐसा होता है कि जिससे हमें कोई लाभ, फर्म को कोई लाभ मिलता ही नहीं है, ऐसा लॉस कि जैसे आग से माल जल गया, चोरी में माल चला गया, दुर्घटना में कोई माल क्षतिग्रस्त, नुकसान हो गया, दुर्घटना में कोई माल की क्षति हो गई, तो ये डैमेज हो गया। तो ये सब क्या है, माल का नुकसान है। तो इससे फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। और एक लॉस ऐसा है कि जो मैंने आपको बताया, चीज़ हम 10 लाख की लाए, उसको मान लो 9 लाख में बेच दी, तो 1 लाख का हम उसमें नुकसान खा गए, तो ये लॉस हुआ। तो लॉस भी 2 तरीके का होता है, एक तो जिस लॉस को हम राइट ऑफ करते हैं, और दूसरा जिससे हमें फर्म को प्रॉफिट ही ना हो रहा हो, कोई लाभ ही ना मिल रहा हो, ऐसा लॉस। तो वो दुर्घटना में भी हो सकता है, जैसे कोई बाढ़ आ गई उससे भी नुकसान हो गया, कोई माल चोरी में चला गया, तो उससे जो कोई माल को क्षति होती है, डैमेज होता है, तो एक लॉस वो हमारे लिए कहलाता है। और दूसरा लॉस मैंने आपको बताया कि जैसे हमने कोई माल लॉस में बेच दिया जिसमें इनकम कम हो और एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो, तो वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस कहलाएगा। इसके बाद आता है बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब डूबत ऋण। क्या बोलेंगे, डूबत ऋण। हमने मान लो किसी हमारे फ्रेंड को 2000 रुपये दिए और उस फ्रेंड ने 2000 रुपये देने से मना कर दिया और नहीं हमें दिए, तो वो हम जनरल भाषा में बात करते हैं कि यार मैंने उसको पैसे दिए थे, उसने वो पैसे रिटर्न नहीं किए, तो वो पैसा हमारा डूब गया। तो इसको क्या बोलते हैं, पैसा डूबना। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में, जैसे मैंने आपको लिखाया था, एक फाइनेंशियल ईयर कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर मान लो आपने किसी को दिए, कोई अमाउंट दिया किसी भी फ्रेंड को या किसी को भी दिया, तो जनरल भाषा में अगर वो नहीं देता है,
अमाउंट, तो वो क्या हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, यानी बैड डेट्स हो जाएगा, वो पैसा हमें नहीं मिल रहा। तो हम कहते हैं ना उसको पैसे दिए और वो दे नहीं रहा, यार वो तो पैसा मेरा डूब गया। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। डिस्काउंट, तो यहाँ डिस्काउंट दो टाइप का होता है, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ये आप लिख लो। पहला लिख लो आप ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो तरीके के हो गए, एक तो ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट के अंदर क्या होता है, जो हमारा ये इनवॉइस प्राइस होती है उसमें से हम उसका एक निश्चित प्राइस पे, एक फिक्स्ड प्राइस पे हम डिडक्शन दे देते हैं कि साहब 2% की छूट दे दी, कि 5% की छूट दे दी। तो ये किस पे होता है, इनवॉइस प्राइस पर होता है। तो हम उसको माइनस करके ही माल को बेचते हैं। तो ये कौन देता है, सेलर देता है। किसको देता है, बायर को देता है। जो माल परचेज कर रहा है उसको क्या देता है, वो ट्रेड डिस्काउंट देता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की जनरल एंट्री हम अकाउंटिंग में पास नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्या है, टोटल जो इनवॉइस प्राइस है उसमें से ही माइनस करके, जो टोटल इनवॉइस प्राइस होती है उसमें से ही माइनस करके हम उसको देते हैं परचेजर को, बायर को। तो इसलिए क्या है, हम इसकी रिकॉर्ड में जनरल एंट्री पास नहीं करते हैं। केवल जो डिस्काउंट का परसेंटेज होता है उसको माइनस कर देते हैं और उससे ही परचेज की एंट्री करते हैं, लेकिन उसकी अकाउंटिंग एंट्री हम पास नहीं करते हैं। तो किस में पास नहीं करते, जर्नल में। तो जर्नल में उसकी अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होती। उसके बाद जो बताया कैश डिस्काउंट, तो ये नकद डिस्काउंट होता है, नकद छूट जिसे बोलते हैं। तो कैश डिस्काउंट तो अपन भी मान लो किसी को अपन ने उधार दे दिया और उसको लालच देते हैं कि भाई 2 दिन में तुम चुका दो, 2 दिन में आप ये पैसा दे दो, तो मैं आपको इतनी छूट दे देता हूँ, कि 5% छूट दे दी, कि 10% दे दी, उसको लालच दे दिया। मान लो 10,000 का हमने उसको माल बेचा और ये कहा कि भाई 2 दिन में दे दो, तो 1,000 रुपये कम दे सकते हो आप, 9,000 हमें दे देना। तो 1% जो भी वो छूट देना चाहे नकद में, तो वो इसलिए देते हैं ताकि दूसरी पार्टी जिसने माल परचेज किया है या जिसको भी हमने अमाउंट दिया है, तो वो तुरंत भुगतान कर दे। तुरंत का मतलब ये नहीं कि एकदम से अभी की अभी दे दे, तो मतलब तो वो भी हो सकता है कि अभी वो कहे कि भाई साहब मैं आपको कल पेमेंट कर दूंगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हम तेरे को 1,000-2,000 की छूट दे रहे हैं, तो आप अब हमें अभी कर दो, ये पैसा हमारे काम आ जाएगा। तो इस तरीके से तुरंत पेमेंट या प्रॉम्प्ट पेमेंट वाली बात है। हो सकता है हमने 7 दिन का, वो कह रहा है कि मैं आपको 7 दिन में पेमेंट कर दूंगा, तो अपन उसको कुछ डिस्काउंट दें, तो हो सकता है वो 2 दिन में ही पेमेंट कर दे। तो कहने का मतलब क्या है कि ये प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए हम कैश डिस्काउंट देते हैं और इसकी जनरल एंट्री हम पास करते हैं, मतलब रिकॉर्ड में चढ़ाएंगे, इसकी जनरल एंट्री होगी। तो जनरली ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। तो इसके पॉइंट पूछते जरूर है, आता जरूर है ये क्वेश्चन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस बताओ। तो आज हम इतना ही रखेंगे। पिछले लेसन में भी हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखी थी, आज भी हमने ये देखी है कि कुछ बेसिक टर्म्स और क्या हैं। डिटेल में मैंने आपको बताया, जैसे जैसे आएगा इसका डिटेल का भी हम देखेंगे। अभी केवल हम अपने एक ओवरव्यू इसका ले रहे हैं कि ये बेसिक टर्म्स क्या हैं, जो हम जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो वो आपके, क्योंकि बेसिक टर्म्स यूज़ होगी तो वो आपके समझ में आनी चाहिए, नहीं तो वो सर के ऊपर से आपकी बात जाएगी, आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए एक ओवरव्यू सम बेसिक टर्म्स का मैंने आपको दिया है, कुछ फर्स्ट लेसन में दिया, कुछ आज के लेसन में दिया, सेकंड लेसन में। तो इसको आप एक बार देखना, इसको समझना। इतनी भारी टर्म्स है ये है नहीं, ये सब टर्म्स है जनरल वे में हम रोज़मर्रा में बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस की बातें हैं, आज हम भी कोई खरीदते हैं, नॉर्मल वे में हम रोज़ ही बिजनेस करते हैं, रोज़ ही ये भाषाएं काम में आती है। तो अब इसलिए बताना भी ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बताते तो हो सकता है कई स्टूडेंटों को नहीं समझ में आए। तो ये बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई भी लेक्चर या कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो वो ये शब्द यूज़ में आएंगे ज़रूर। और अगर मान लो आपकी ये समझ में नहीं आए तो फिर हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाए अकाउंट्स को समझना। तो इसलिए आप इसको देखिएगा, समझिएगा और एक बार पढ़ करके इसका मनन करो कि ये क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, ताकि हमें आगे कोई प्रॉब्लम
नहीं आवे। तो इसी के साथ मैं ये समाप्त कर रहा हूँ। और फिर कुछ टर्म्स हैं जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम आगे थोड़ी सी टर्म्स हैं वो रह गए उसको देखेंगे। इसमें अगर कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आ रही हो तो वो आप बेशक पूछ सकते हैं। थैंक यू।